क्योंकि दिल्ली की एक बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर एक जैसी सरकार होगी तो दोनों विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल जैसी नकारात्मक सोच की सरकार अगर आ गई तो वास्तव में विकास के कार्यों को फिर से ठप करते हुए अगल बगल के राज्यों को भी उससे वंचित होना पड़ेगा। आज से 5.5 वर्ष पहले आपने मोदी जी पर विश्वास किया और देश ने मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। 5 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को आवास, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के कनेक्शन, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ परिवारों को एक शौचालय, 12 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था, 15 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया के माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से रोजगार की ओर अग्रसर करने का कार्य किया गया। 46 करोड़ गरीबों का बैंकों में खाता खुलवाने का कार्य हुआ और 50 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। भाइयों बहनों, जो ये योजनाएं देश के अंदर लागू हुई थी, ये योजना दिल्ली के अंदर भी लागू हो सकती थी, बशर्ते यहां के मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख होता। लेकिन 5 वर्ष पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अरविंद केजरीवाल ने आपको कुछ आश्वासन दिए थे। इन्होंने कहा था मैं पाठशाला बनाऊंगा, जगह जगह अच्छे स्कूल खोलूंगा। भाइयों बहनों, पाठशाला तो नहीं खोल पाए, स्कूल तो नहीं खोल पाए, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले में मधुशाला की दुकानें इन्होंने जरूर खोल दी हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था अच्छी सड़क दूंगा, लेकिन अच्छी सड़क देने की बात तो दूर, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं या किसी गांव देहात की सड़क पर चल रहे हैं। यानी आज भी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर इतनी खराब सड़कें मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं इस कार्यक्रम में आने में लेट हुआ, 1 घंटे पहले मुझे पहुंचना था, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं, जगह जगह जाम है, लोग परेशान हैं और पेयजल की स्थिति तो इन्होंने कहा था ना मैं आरओ का जल पिलाऊंगा, आरओ का पानी नहीं पिलाए, यमुना जी को पहले से ज्यादा जहरीला बना दिए और जहरीला पानी घर घर में भेज करके स्वयं तो खांसते थे ही दिल्ली की जनता को भी खांसने के लिए मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, इतना गैर जिम्मेदार और गैर भरोसेमंद व्यक्ति आज किसी के लिए कुछ बोलेगा, कल माफी मांग लेगा, अगले दिन किसी नेता पर कोई आरोप लगाएगा और जब कहता है पहले कि मैं सबूत दूंगा और जब सबूत मांगे जाते हैं तो कहता है ये तो राजनीति में चलता रहता है। दिल्ली के अंदर क्या ऐसा गैर जिम्मेदार और गैर भरोसेमंद व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? उनकी कारगुजारियों को आप सुनेंगे तो वास्तव में जिसने पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा पश्चाताप करेगा, लेकिन पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि लोकसभा चुनाव में अपनी भारतीय जनता पार्टी को सभी 7 के 7 सीटें यहां से जिता करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जमानतें जब्त करवाई। आपने पिछली उस गलती को सुधार दिया लोकसभा चुनाव में
और आगामी विकास की आधारशिला को रखने के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, आज सुबह की एक घटना है। एक सज्जन ने मुझसे समय मांगा था मिलने के लिए। बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के। उन्होंने मुझसे सुबह 9:30 बजे का समय मांगा था। मैंने 9:30 बजे का समय दिया, लेकिन वे 11 बजे पहुंचे। मैंने उनसे पूछा, मुझे चुनावी सभाओं में जाना था, तो मैंने कहा तो बेचारा बोला कि साहब मुझे कुछ समय और दे दीजिए। 11 बजे पहुंचे तो मैंने कहा भी मैंने 9:30 बजे का समय दिया था, आप 1.5 घंटे लेट क्यों आए? उसने कहा साहब मैं सुबह 7:30 बजे निकला था और मैं 9 बजे तक आपसे मिलने के लिए पहुंच जाता, लेकिन मुझे 7:30 बजे से मैं चला हूं और 3.5 घंटे लगे हैं आप तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि कहीं पर शाहीन बाग का जाम है, कहीं सड़कों के गड्ढों के कारण सड़कों में जाम है, और इस जाम दोनों का कारण कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं देख रहा था उनका स्लोगन और मुझे लगा कि पता नहीं इस व्यक्ति को अपने इस स्लोगन पर कुछ शर्मिंदा है कि नहीं है, क्योंकि पिछली बार इनकी सहानुभूति देखने को मिली थी किन लोगों के प्रति, जो जेएनयू में और जामिया मिलिया में एक ही नारा लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं। और भाइयों बहनों, ये अफजल कौन था? ये अफजल देश के लोकतंत्र पर हमला करने का गुनाहगार था। देश की न्यायपालिका उसे फांसी देती है, लेकिन अफजल के समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, यही अरविंद केजरीवाल है। जो व्यक्ति देश के गुनहगारों को दी जाने वाली सजा के लिए शर्मिंदगी महसूस करता हो, क्या उस व्यक्ति को आपकी नुमाइंदगी करने का अधिकार होना चाहिए? क्या उसको यह अधिकार मिलना चाहिए? जितने भी ऐसे लोग थे जो जेएनयू और जामिया मिलिया में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, नारेबाजी कर रहे थे, जब उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई, अरविंद केजरीवाल ने देने से इनकार कर दिया। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कैसी कैसी हरकतें करते हैं। निर्भया के दुष्कर्म के दोषियों को यह व्यक्ति किस तरीके से उपकृत करने का काम करता है। इनके एक सहयोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी कि फांसी नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी, ये आपके लिए मुबारक हो, लेकिन भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती है, कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। कैसी कैसी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, देश की कीमत पर राजनीति, बहन और बेटियों की इज्जत की कीमत पर राजनीति, देश की सुरक्षा की कीमत पर राजनीति, विकास की कीमत पर राजनीति, ये नहीं चल सकता है। और यही आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भाइयों बहनों, आपने जेएनयू और जामिया मिलिया को देखा ही है, लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल का एक बयान तब भी पढ़ा होगा जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था, और तब भारत ने अपने भारत के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर के पाक के अंदर घुस करके पाकिस्तान के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। यह व्यक्ति तब सेना से सबूत मांग रहा था। जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है, तब यह व्यक्ति कहता था कि यह ठीक काम नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि धारा 370 देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी, देश के अंदर आतंकवाद का कारण बनी धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। उसका विरोध करने वाले दो लोग भारत के अंदर थे, एक राहुल गांधी और एक अरविंद केजरीवाल, और एक व्यक्ति पाकिस्तान से था
वे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। तब लोग सोचते थे कि पता नहीं क्यों इनमें इस प्रकार की दोस्ती है, लेकिन अभी 3 दिन पहले आपने पाकिस्तान के मंत्री का बयान पढ़ा होगा। पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि दिल्ली के अंदर मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। कहा ना, जिस कार्य से पाकिस्तान खुश होगा क्या आप वो काम करेंगे? पाकिस्तान भारत की समृद्धि चाहता है क्या? पाकिस्तान भारत की खुशहाली चाहता है क्या? पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने। तो फिर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पाकिस्तान के स्वर में स्वर क्यों मिलाते हैं? क्यों मिलाते हैं? और भाइयों बहनों, इसीलिए समझ में अब आया होगा कि शाहीन बाग में जो नारे लग रहे हैं और इनके प्रति जो सहानुभूति से अरविंद केजरीवाल की है, ये इसीलिए है क्योंकि इन्हें मालूम है कि शाहीन बाग का ये जो धरना है ये पाकिस्तान की आवाज को मजबूत करता है, ये भारत की आवाज को नहीं मजबूत करता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, अच्छा होता से अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति दिल्ली की जनता के प्रति होता। मैं बताना चाहता हूं से अरविंद केजरीवाल से, और मैं उनको चुनौती भी देता हूं। चुनौती इस बात के लिए देता हूं, देश की 2 पवित्र नदियां, एक गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है, मां गंगा के रूप में हम उसे पुकारते हैं, और एक यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज में आकर के गंगा में मिलती है, वह यमुना मैया है। आप कभी गंगोत्री और यमुनोत्री गए होंगे। उत्तराखंड के हमारे बहुत सारे भाई होंगे यहां पर, उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत सारे बंधुगण होंगे यहां पर, वे सब इन दोनों नदियों के महत्व को समझते होंगे। बिहार के भाईगण होंगे, वे बंधुगण गंगा जी के महत्व को समझते होंगे। लेकिन नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। कानपुर के आगे गंगा जी में एक भी जलीय जीव नहीं थे, बदबू थी, पानी जहरीला था, खेत में डाल दोगे फसल जल जाती थी, कोई आदमी स्नान कर दे पूरे शरीर पर लाल लाल फफोले पड़ जाते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नमामि गंगे परियोजना में हम लोगों ने 2.5 वर्ष के अंदर गंगा को स्नान करने लायक भी बना दिया है और गंगा जल का आचमन भी हम कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में भी सहायता करना चाहते थे यमुना जी की शुद्धि के लिए। अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं लिया, काम ही नहीं करने दिया, एनओसी ही नहीं दिया। और मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं, गंगा में आप गंगोत्री से लेकर के आगे प्रयागराज तक, आगे वाराणसी तक चले जाइए, हर जगह गंगा जल का स्नान और आचमन करने लायक गंगा आज हो गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वास्तव में आप जनसेवक हैं तो दिल्ली की जनता को यमुना जी का जहरीला पानी मत पिलाइए, दिल्ली के अंदर यमुना जी को शुद्ध करिए। आपने नहीं किया। अगर आपने कुछ किया है, एक बार यमुना जी में डुबकी लगा करके यमुना जी के पानी को सार्वजनिक रूप से आचमन करके दिल्ली की जनता को दिखाइए। और दिल्ली की जनता भी आपसे जानना चाहती है कि क्या वास्तव में इन्होंने कुछ किया है। झूठे नारे देना बंद करो, झूठी घोषणाएं बंद करो, जनता पर गैर जिम्मेदारी, जनता के सामने गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया बंद करो। उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम लोगों ने जनता की आस्था का भी सम्मान किया। आप सब जानते हैं, आज से 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में दिल्ली से बड़े श्रद्धालु जाते हैं हरिद्वार के लिए, गंगा जल के लिए, कांवड़ यात्रा के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, सपा की, बसपा की सरकारें आती गई, इन लोगों ने बैन कर दिया, कहा नहीं ये कांवड़ यात्रा नहीं चलेगी, अकेले किसी को जाना है जाए। इन्होंने डीजे बंद करवा दिया, माइक बंद करा दिया, शंख बंद करा दिया।
घंटा घड़ियाल सब बंद करवा दिए, जगह जगह स्वागत करने की व्यवस्थाएं बंद करवा दी। हमारी सरकार आई, मैंने प्रशासन से पूछा क्या व्यवस्था है, बताया गया साहब पिछली सरकारों ने रोक लगा दी थी। मैंने कभी इतनी बड़ी संख्या में कावड़ यात्री श्रद्धालु के रूप में आता है, ये आस्था तो देश की ताकत है, इस आस्था का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने कहा इस सारे आदेश वापस लेता हूं। हर कावड़ यात्री के साथ जो समूह के साथ जाना चाहते हैं, डीजे बजाने की अनुमति देंगे, शंख बजाने की अनुमति देंगे, घंटा बजाने की अनुमति भी देंगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करेंगे और उनके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, 4 करोड़ श्रद्धालु जाता है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक, कहीं तिनका नहीं हिलता। शांतिपूर्ण ढंग से उनका स्वागत होता है, लोग बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से इन सब कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। हम तो कावड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, कावड़ यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारत की आस्था का सम्मान करेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारत के स्वाभिमान को आगे बढ़ाएगी, भारत को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होंगे तो ये अफजल जैसे लोगों पर शर्मिंदा होंगे। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, शाहीन बाग तो एक बहाना है, असली निशाना तो इनका है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना कैसे साकार हो रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। पहले अमेरिका और ईरान के बीच, पहले अमेरिका या दुनिया के अंदर 2 देशों के बीच में तनाव होता था तो अमेरिका वहां पर दादा बनकर के टपकता था, कहता था मैं मध्यस्थता करूंगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की एक सामरिक ताकत तो है। लेकिन इधर अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव हुआ, दुनिया से एक आवाज उठी कि मध्यस्थता भारत करेगा। यह है नया भारत, यह है नया भारत। ये नया भारत कौन बना रहा है? ये नया भारत मोदी जी का भारत है। ये भारत की 130 करोड़ आबादी का भारत है और इस नए भारत के लिए दिल्ली जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है, इस राजधानी को राजधानी के गौरव के रूप में स्थापित करना। बहुत दुख हो रहा था मुझे देख करके, टूटी हुई सड़कें, लटके हुए तार, बदबू कर रहा सीवर लाइन, पेयजल की दुर्व्यवस्था, खांसते हुए लोग और पूरी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था केजरीवाल सरकार ने फैलाई है, भाइयों बहनों, हम इसको मौन बनकर के, तमाशबीन बनकर के चुपचाप नहीं सह सकते। आप सबसे मेरी अपील है, ये निशाना शाहीन बाग तो एक निशाना है, बहाना है। निशाना इनका कहां पर है? इन्हें आपत्ति है इस बात की कि मोदी जी ने इतने गरीबों को सुविधा कैसे दे दी, मोदी जी के नेतृत्व में मेट्रो की लाइन कैसे बिछ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे नए नए कीर्तिमान कैसे स्थापित कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कैसे कर रहा है। इन्हें आपत्ति इस बात की है कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने बड़े बड़े कार्य कैसे हो रहे हैं। इन्हें आपत्ति इस बात की है कि मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक की कुप्रथा क्यों हमेशा के लिए समाप्त हो गई, क्योंकि 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त होने का मतलब देश के अंदर फतवों की राजनीति समाप्त। अब कोई फतवा देकर के राजनीति नहीं कर पाएगा, जनता के बीच में काम करेगा, जनता सहयोग करेगी, देश संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगा करके मोदी जी ने साबित कर दिया है। इन्हें आपत्ति है इस बात की कश्मीर में धारा 370 क्यों हटा दी गई, और इन्हें आपत्ति इस बात की है कि 500 वर्षों से जिस कार्य को योग लटकाते थे, आखिर वह कार्य कैसे हो गया। कौन सा कार्य?
अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य। आप सभी सहमत हैं ना? अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? इधर से बताइए। सभी लोगों के हाथ नहीं खड़े हुए हैं। इधर, उधर, इधर सभी लोग राम भक्ति हैं। आपको याद होगा ना, कांग्रेस के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी, और अर्जी क्या दी? उन्होंने कहा राम मंदिर के मुद्दे का समाधान नहीं होना चाहिए, डे टू डे की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कहा था ना? श्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि नहीं दी थी? वे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और एक अर्जी केजरीवाल की नजदीकी एक अधिवक्ता ने भी दी है सुप्रीम कोर्ट में कि निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं होनी चाहिए। कहा है ना? इन दोनों के अंतर को समझ रहे हैं आप? यानी ये लोग देश की आस्था का भी निरादर करते हैं और देश की बहन बेटियों की इज्जत का भी सम्मान नहीं करते हैं। समझ गए? क्या ऐसे लोगों को सत्ता में आना चाहिए? और भाइयों बहनों, इसीलिए शाहीन बाग में धरना देकर के दिल्ली को जाम करके देश और दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने की साजिश है। दुनिया के सामने भारत की छवि को धूमिल करने की साजिश है। लेकिन हम आभारी हैं देश के उच्चतम न्यायालय के। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन बाधाओं को दूर किया गया कि अनुवाद होने हैं। हम एक समय सीमा के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी कागजों की अनुमति देने का कार्य किए, और सभी कागजों का अनुवाद करके हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाने के बाद भाइयों बहनों, ये कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ गया, और समयबद्ध ढंग से फिर न्यायालय ने डे टू डे की सुनवाई की। और डे टू डे की सुनवाई के बाद आपने देखा होगा कि न्यायालय ने फैसला दे दिया ना, श्री राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय का फैसला लोकतंत्र की ताकत का और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और ये लोकतंत्र की ताकत कोई है तो आप हैं। ये लोकतंत्र की सही ताकत कोई और नहीं, ये जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में अपने इस जनार्दन के स्वरूप को बनाए रखिए। और इसी के लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूं कि भाइयों बहनों, आपकी इस ताकत का एहसास दुनिया ने माना है कि भारत की लोकतंत्र की जो ताकत है, इस ताकत के कारण आज राम जन्मभूमि का विवाद भी समाधान की ओर गया है। और जो लोग पहले कहते थे, हम लोग कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी क्या कहते थे? कहते थे कि आप नारे तो लगाते हैं लेकिन नहीं बताते कि तारीख कब बताएंगे। और आज तो मैं आया हूं कि हम तारीख भी बताएंगे। हम तारीख भी बताएंगे। आप मान करके चलिए, 3 महीने के अंदर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। भगवान राम भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और इन कार्यों में जो बाधक थे उनको परेशानी है, और इसीलिए शाहीन बाग का ये धरना है। अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति आपके प्रति नहीं है। आपको अच्छी सड़क दे, अच्छी सुविधा दे, अच्छी स्कूल दे, अच्छा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, उनकी सहानुभूति तो शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने से है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील, 8 फरवरी को चुनाव है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव। इतनी भारी संख्या में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। अगर आप में से हर मतदाता अपने राष्ट्रीय दायित्वों को और लोकतांत्रिक दायित्वों को समझ लें और तय करें
कि भारत के लोकतंत्र के प्रति मेरी कोई जवाबदेही है, और जवाबदेही वही, हमें विकास भी चाहिए, हमें सुशासन भी चाहिए और हमें राष्ट्रवाद भी चाहिए। इन 3 मुद्दों पर जो खरा उतरेगा हम उसको वोट देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी इन तीनों मुद्दों के साथ आपके पास है, और आप सबसे मेरी अपील होगी, हर मतदाता 10-10 मतदाताओं को मतदान करने के लिए लेकर के जाए, प्रेरित करें कि मतदान स्थल पर हम जाएंगे, मतदान करेंगे, और मतदान स्थल पर जाकर के मतदान करने के लिए प्रेरित करना, उस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य प्रत्याशी श्री प्रद्युमन राजपूत को आपके बीच में भेजा है। कमल चुनाव चिन्ह के रूप में 8 फरवरी को हर मतदाता 10 नए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें, लेकर के जाएं। अगर आप अपने इस दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे, क्या करेंगे? मेरे सामने हाथ खड़ा करके आश्वासन दो। सभी लोग उधर, इधर, इधर, सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।